So welcome back. This is a second lecture, video lecture on the chapter Health and Disease. Let us hurriedly recall in 5 minutes only what we have seen in the previous lecture. To bring you in touch, we will recall. First, the health. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not a mere absence of a disease. What is disease? Disease is any interruption in a normal functioning leading to discomfort. What gives us health? Some 5 factors we have seen. What caused the disease? Either infection or genetical problem or it is some kind of deficiency. Then classification of diseases. तो हजारों प्रकारचे रोग आहेत. मग एवढे लक्षात कसे ठेवायचे? अनलेस वी क्लासिफाय, जोपर्यंत आपण त्यांना क्लासिफाय नाही करत तोपर्यंत आपण त्यांना लक्षात नाही ठेवू शकत. मग हजारो प्रकारचे डिसीज आहेत, त्याच्या आपण 2 कॅटेगोरी केल्या. जन्माच्या आधी होणारे कंजनायटल, राईट फ्रॉम द बर्थ. जन्माच्या नंतर होणारे ॲक्वायर्ड, म्हणजे आफ्टर बर्थ. मग जेवढे कंजनायटल डिसीज असतील, म्हणजे 1000 डिसीज असतील, त्याच्यातले जेवढे जन्माच्या आधी होतात त्याचे 2 कारण असू शकतात. या तो इन्वायरमेंट इंड्यूस या जेनेटिकल. तो जो इन्वायरमेंटल इंड्यूस है वो माँ की कोख में कुछ गलत वातावरण की वजह से, कुछ रेडिएशन हो सकते, कुछ औषधियां हो सकती, उसकी वजह से होते. जैसे हेयर लिप, फाटलेले ओठ, क्लेफ्ट पॅलेट, फाटलेले टाळू, या थॅलिडोमॉसिस म्हणजे अब्सेन्स ऑफ फोरा. कुछ कंजनायटल डिसीजेस म्हणजे जन्माच्या आधीचे रोग हे जेनेटिक असतात, म्हणजे दे आर हेरिटेबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो जो जेनेटिक रहते हैं, अनुवांशिक दोष, तो वो 2 प्रकार के हैं. उसकी वजह क्या है? हो सकता कि क्रोमोसोम, जैसे ये मार्कर क्रोमोसोम है, उस पे बैठे जीन्स रहते, तो क्रोमोसोमवर जे जीन्स असतात, तो एखाद जीन मध्ये म्युटेशन आलं. तुम्हा सगळ्यांमध्ये जे जीन्स आहे ते सगळे नॉर्मल आहे, पण अनफॉर्च्युनेटली एखाद्या व्यक्तीमध्ये एखाद्या नॉर्मल जीनचं म्युटेशन झालं. तो सिंगल जीन म्युटेशन मुळे होणारे जे जेनेटिक कंजनायटल डिसीज असतात, तर ते आपण इथे घेतले. सिंगल जीन म्युटेशन यांना आपण हेरिडिटी आणि वेरिएशन चैप्टर मध्ये डिटेल मध्ये हम लोग इसको सीखने वाले हैं. इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहा गया है. तो सिंगल जीन म्युटेशन मुळे होणारे डिसीजला मेंडेलियन डिसऑर्डर कशाला म्हटलं? बिकॉज दे फॉलो मेंडेलियन प्रिन्सिपल, लॉ ऑफ डॉमिनन्स, लॉ ऑफ सेग्रिगेशन. मग हे जे सिंगल जीन म्युटेशन मुळे होणारे रोग असतात, एखाद्या जीन मध्ये बदल झाल्यामुळे, हे 2 प्रकारचे का केले? आपण पाहिलं की क्रोमोझोम 2 प्रकारचे असतात, ऑटोझोम आणि सेक्स क्रोमोझोम. हर व्यक्ति की हर सेल में जो न्यूक्लियस है, हर व्यक्ति की हर सेल में जो न्यूक्लियस है, उसमें 46 क्रोमोसोम है. उसमें से 44 है ऑटोजोम. उन्हें सेक्स के साथ कोई लेना देना नहीं, लड़का हो या लड़की हो. म्हणजे हा भाऊ आहे, ही ताई आहे, या दोघांचेही 44 क्रोमोझोम सेम असतात. फक्त जी शेवटची पेयर असते, म्हणजे 23rd पेयर, त्याला सेक्स क्रोमोझोम म्हणतात. तो आपण पाहिलं की ठीक आहे, सिंगल जीन म्युटेशन मुळे होणारे जे डिसीज असतात, ऑटोजोमल किंवा सेक्स लिंक, वो डिफेक्टिव जीन अगर ऑटोजोम पे बैठा है, मतलब 22 पेयर में से किसी एक पेयर पे बैठा है वो जीन, तो ऑटोजोमल. जसं सिकल सेल एनिमियाचा जीन 11 नंबरच्या क्रोमोझोमवर आहे, थॅलेसेमिया अल्फाचा जीन 16 नंबर के क्रोमोझोम पे है, थैलेसीमिया बीटा का जीन 11 नंबर के क्रोमोसोम पे है, सिस्टिक फाइब्रोसिस
7 नंबरच्या क्रोमोझोमवर आहे. फिनिल केटॉन यूरिया 12 नंबर के क्रोमोझोम पे है ये जीन. हंटिंगटन्स डिसीज, इसका जीन चौथे क्रोमोझोम पे है. अब ये सारे जो डिसीज है, अब बताओ, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनिल केटॉन यूरिया, हंटिंगटन्स डिसीज, ये कौन से डिसीज है? सर ये डिसीज कंजेनाइटल है, ये जेनेटिक है, और इसकी जड़ वजह सिंगल जीन म्यूटेशन है, और इसका जीन ऑटोसोम पे बैठा है. ऐसे ही कुछ कंजेनाइटल डिसीजेस जो जेनेटिक है, उसके जीन बैठे हैं एक्स या वाई पे, उन्हें कहा है सेक्स लिंक्ड. तो सेक्स लिंक्ड का मतलब ऐसे जीन जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर बैठे हैं, और वो जीन जब जाएंगे तो क्रोमोसोम के साथ, मतलब वो सेक्स क्रोमोसोम के साथ बंधेंगे. आता जेवढे मुलं असतील ना, बॉईज, आप सोचो, आपको आपकी माता से वाई क्रोमोसोम, आई एम सॉरी, एक्स क्रोमोसोम आया, और पिता से वाई क्रोमोसोम आया. तो मां से जो आया एक्स क्रोमोसोम, उस पे बैठ के कोई जीन आया, या पिता से जो वाई आया उस पे बैठ के आया. तो जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ बंधे हैं, जाएंगे तो एक्स के या वाई के साथ, तो उन्हें कहा है सेक्स लिंक जीन. तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया, मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हे काय आहे? सर डिसीजेस आहे. हे डिसीज कसे आहे? जन्माच्या नंतर झाले? नाही, ये जन्म से पहले, तो कंजेनाइटल. हे डिसीज जेनेटिक आहे, म्हणजे इट इज गोइंग टू बी परमनंट. याचं कारण काय आहे? सिंगल जीन म्युटेशन. आपल्याला सिंगल जीन म्युटेशन मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स नावाचा एक टॉपिक आहे, त्यात छान शिकायला भेटतात. म्युटेशनचे प्रकार, फ्रेम शिफ्ट म्युटेशन, सबस्टिट्यूशन म्युटेशन. आता तो विषय नाही आपला. फ्रेम शिफ्ट म्युटेशन, इन्सर्शन डिलिशन, दोन प्रकारचे असतात. सबस्टिट्यूशन म्युटेशन, ट्रान्झिशन ट्रान्सव्हर्जन, दोन प्रकारचे असतात. पण आपण जर ते आता पाहिलं तर आपण भरकटलो. आपल्याला एवढंच पाहिजे की सिंगल जीन म्यूटेशन माने नॉर्मल जीन बदल गया, तो सेक्स क्रोमोसोम पे अगर वो जीन बैठा है तो सेक्स लिंक्ड. तो ये सारे जो रोग है वो कंजेनाइटल जेनेटिक सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होने वाले हैं, और ये जीन एक्स क्रोमोसोम पे बैठे. यहां मैंने वाई वाला उदाहरण नहीं लिया, वो भी डिसीज मैं आपको बता देता. हायपरट्रायकोसिस म्हणजे हेअरी पिन्ना, कानावरचे केस, या वेब्ड टोज, पायाची बोट चिकटलेली असणे. आता पॉज घ्या. तो अभी तक हमने देखा कंजेनाइटल डिसीज, जेनेटिक, जिसकी जड़ है सिंगल जीन म्यूटेशन, म्हणजे एका जीनचा प्रॉब्लेम. काल आपण हे डिटेल मध्ये पाहिलं होतं पहिल्या लेक्चर मध्ये. अब प्रॉब्लम ये है कि सिंगल जीन का प्रॉब्लम नहीं है, अब क्रोमोसोम का ही प्रॉब्लम है. कल हमने अनयूप्लॉइडी अच्छे से बताया. तो जेनेटिक कंजेनाइटल डिसीज बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन और अनयूप्लॉइडी. तो व्हाट इज अनयूप्लॉइडी? ट्राई टू रिकॉल फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर. तो सर कल हमने कहा था कि हर किसी में, हर सेल के न्यूक्लियस में 2 सेट रहते. आईकडून 23 चा एक सेट, वडिलांकडून 23 चा एक सेट, तो हो गए 2 सेट. यदि ये 2 सेट में एक आध क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, एडिशन ऑफ अ क्रोमोसोम इन अ 2 सेट और डिलीशन ऑफ अ क्रोमोसोम फ्रॉम द 2 सेट, म्हणजे सेट 2च राहतील, त्याच्यात एखादा ऍड होतो नाही तर एखादा मायनस होतो, याला म्हणतात अनयूप्लॉइडी. बट इट लीड्स टू अ सिरियस सिच्युएशन. नाउ सी,
ऑटोसोमल अनयूप्लॉइडी। कुछ ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं, लड़के या लड़कियां, जिनमें हर क्रोमोसोम तो 2 बार है, बट 21वां क्रोमोसोम 3 बार आहे। आपल्या सगळ्यांमध्ये आहे ना, प्रत्येक क्रोमोसोम 2 वेळा असतो। पहला 2 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 2 बार, ऐसे करते करते 20वां 2 बार, 21वां 2 बार, 22वां 2 बार, 23वां भी 2 बार। पर कुछ ऐसे लड़के या लड़कियां होती है जिनमें सिर्फ 21वां क्रोमोसोम 3 बार रहता। दैट इज कॉल्ड ट्राइसोमी ऑफ 21st। अब ऐसे व्यक्ति में क्रोमोसोम कितने होंगे? तो सर 2 सेट माने 46 और एक एक्स्ट्रा माने 47। और इससे जो सीरियस डिसऑर्डर आती है, जो डिसीज होता है, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्यों? 1866 में जोहान लैंगडॉन डाउन, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। इसके फेशियल फीचर्स वगैरह वगैरह, तो ये सब जो पार्ट है वो हेरिडिटी वेरिएशन में जाता है। यहां इसका जिक्र इसलिए हो रहा कि हमें दुनिया भर के डिसीज मालूम चाहिए। देखो हमारा चैलेंज है, ये चार्ट पूरा होने के बाद आप घर पे कोशिश करो और मुझे ऐसा एक डिसीज बता देना जो ये चार्ट में नहीं आया। और इसीलिए अभी हम लोग सारे डिसीज देख रहे हैं। तो व्हाट इज डाउन सिंड्रोम? इट इज अ डिसीज, इट इज अ कंजेनाइटल डिसीज, माने जन्म के पहले। जेनेटिक डिसीज, इट इज बिकॉज ऑफ अनयूप्लॉइडी, म्हणजे 2 सेट मध्ये एक क्रोमोसोम जास्त झाला होता। वैसे ही अब दूसरी एक अनयूप्लॉइडी है, दैट इज सेक्स क्रोमोसोमल अनयूप्लॉइडी। तो सर मग हे काय होतं? यहां 21वां ज्यादा हुआ था और 21वां तो ऑटोसोम है। और अब जो ज्यादा या कम होगा वो सेक्स क्रोमोसोम है, म्हणून सेक्स क्रोमोसोमल अनयूप्लॉइडी। तो पहले क्लीन फिल्टर्स सिंड्रोम, बहुत से हमने कुछ पुरुष देखे होंगे, सुना होगा कि जो शरीर से तो पुरुष है, बट उनका स्वभाव, बर्ताव और कार्य थोड़े महिला जैसे है। तो उसे कहा गया है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। कालच्या लेक्चर मध्ये मी सांगितलं, फिनोटिपिकली अ मेल विथ द सेकंडरी सेक्स कॅरेक्टर ऑफ अ फिमेल, फेमिनाइज मेल। हा नीट क्वेश्चन असतो, पण आपण याच्यासाठी आता बोलत नाही, कारण तो त्या हेरिडिटी वेरिएशन मध्ये जाणार है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ऐसे पुरुष में हुआ क्या? तो नॉर्मली सारे लड़कों में 22 पेयर और 23वीं पेयर कौन सी रहती? आईकडून एक्स, वडिलांकडून वाय। या व्यक्तीला 44 ऑटोसोम पण 3 सेक्स क्रोमोसोम असतात। ट्रायझोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स वाय, टोटल झाले 47। टर्नर सिंड्रोम, कुछ ऐसी महिलाएं हैं कि जो फिनोटिपिकली फीमेल है, पर फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर उनमें नहीं है। ऐसी महिलाओं में रूडिमेंट्री ओवरीज रहती है, लो पोस्टीरियर हेयरलाइन रहती है, मेंटल रिटार्डेशन रहता है। तो उसकी जड़ क्या है? तो उनमें 2 सेट में एक क्रोमोसोम नहीं है। कौन सा नहीं है? तो प्रत्येक मुलीमध्ये, माने जो बच्चियां है, उसमें पहले 22 पेयर होगी और आखिरी पेयर एक्स एक्स होगी। तो इसमें एक एक्स कम है, मतलब ट्वाइस एंड -1, सो 46 - 1 45, सो 44A म्हणजे ऑटोसोम 44, बट एक सेक्स क्रोमोसोम कम है, X0।
ये भी बहुत बार नेट क्वेश्चन आता, बट वापस वही कि इट इज फ्रॉम हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ओके, देखो अभी तक हमने वो सारे डिसीजेस देखे जो जन्म से पहले होते, म्हणजे कंजेनाइटल। अभी हम देखेंगे वो सारे डिसीज जो आफ्टर बर्थ है, माने अक्वायर्ड डिसीज है। अच्छे से डिटेल में हमने कंजेनाइटल डिसीज को पूरा किया। अभी हम लोग सेकेंड कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं, और अभी अक्वायर्ड डिसीजेस। तो व्हाट इज अक्वायर्ड डिसीज? जो रोग जन्माच्या नंतर होतो त्याला अक्वायर्ड डिसीज म्हणतात। तो अक्वायर्ड डिसीज जेवढे असतील, आता आपण एकदम साध्या भाषेत बोलू हा। समजा 1000 डिसीज आहे, त्याच्यातले 200 असतील जन्माच्या आधी, म्हणजे कंजेनाइटल। तर 800 डिसीज असतील समजा अक्वायर्ड, म्हणजे जन्माच्या नंतर। तो हे जे अक्वायर्ड डिसीजेस आहे, तो समझो वो 800 है, 700 है, जो भी है वो हमने 2 कैटेगरी में डाले। अब ध्यान दो, अगर कोई डिसीज जन्म के बाद हुआ तो वो 2 प्रकार का क्यों है? तो हमें यह देखना है कि क्या वो कम्युनिकेबल है, मतलब whether it transfer from infected person to healthy person। हाँ, अगर कोई रोग infected person to healthy person ट्रांसफर होता तो it is called infectious or communicable। In vernacular Marathi we call it as संसर्गजन्य, ज्याचा संसर्ग होतो, म्हणजे the disease that transmit from healthy person to, the disease that transmit from infected person to healthy person are called infectious or communicable। और कुछ ऐसे एक्वायर्ड डिसीज है जो उस व्यक्ति तक ही सीमित है, they do not spread from infected person to healthy person। म्हणजे असे काही एक्वायर्ड डिसीज आहे जे इन्फेक्टेड व्यक्तीपासून हेल्दी व्यक्तीला होतच नाही, दे आर कन्फाइंड टू द इन्फेक्टेड पर्सन ओनली। इन्फेक्टेड म्हणजे डिसीज पर्सन ओनली। अब जो कम्युनिकेबल डिसीज है, माने एक से दूसरे में जिनका होता फैलाव, जैसे अभी कोविड-19 का बोलबाला शुरू है, इट्स हाईली इन्फेक्शियस, मतलब हाईली कम्युनिकेबल। तो सारे कम्युनिकेबल डिसीज मतलब जिन डिसीज का फैलाव होता वो इन्फेक्शियस रहते, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे बैक्टीरियल निमोनिया या टाइफॉइड या बैक्टीरियल डिसेंट्री, या फिर वायरल हो सकते जैसे कॉमन कोल्ड, HIV से होने वाला एड्स, या अभी कोरोना वायरस से होने वाला कोविड-19। सो infectious disease may be due to bacteria, due to virus, due to fungus, due to protozoa, due to helminthic worm, due to rickettsia, etc. तो communicable disease are infectious disease। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ज्यांचा प्रसार होत नाही, दे आर नॉन इन्फेक्शियस, म्हणजे ते इन्फेक्शन मुळे होत नाही। तो आता पहा, जे कम्युनिकेबल असतात म्हणजे इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन होतात, ते झाले कम्युनिकेबल। तो सर फिर कम्युनिकेबल डिसीज को और आगे क्यों किया क्लासिफाई? जब उनका फैलाव होता तो इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन, इनके बीच में अगर एजेंट की जरूरत नहीं तो दे आर कॉल्ड कॉन्टाजियस डिसीजेस। और अगर इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन एक दूसरे को नहीं जानते,
उनके बीच में कोई एजेंट है तो दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्टाजियस डिसीज। दोनों का फैलाव होता है, बट जिसको एजेंट चाहिए इट इज नॉन कॉन्टाजियस, जिसको एजेंट की जरूरत नहीं वो कॉन्टॅजियस। आता पहा, जे कॉन्टॅजियस डिसीजेस असतात त्यांचा मोड ऑफ ट्रांसमिशन माने फैलने का तरीका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन माने फैलने का तरीका। अब इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन, इसके बीच में एजेंट की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट म्हणजे इन्फेक्टेड आणि हेल्दी पर्सनचा स्किन टू स्किन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आला, जसे सगळे स्किन डिसीजेस, से इन्स्टन्स चिकन पॉक्स म्हणजे काजण्या, मिझल्स म्हणजे गोवर, कंजक्टिव्हायटिस म्हणजे डोळे येणे, किंवा स्कॅबिज खरूज, सो या लॅप्रोसी, कुष्ठरोग, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन, इनके बीच में एजेंट नहीं, बट जब इन्फेक्टेड पर्सन बात करता है, स्पीकिंग, स्पिटिंग, स्पीकिंग, तो कुछ फाइन ड्रॉपलेट्स उड़ जाते हैं और उस ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में जो आता उसको डिसीज होता, बीच में कोई एजेंट नहीं है। जैसे अभी जो कोविड-19 की बात चल रही है, उसका फैलाव होता है बिकॉज ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ध्यान रहे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से वही डिसीज फैलते जो अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हैं, नसोफैरिंजियल सिक्रीशन से वो फैलते हैं। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्किन इनॉकुलेशन। अब जैसे कोई रैबिट डॉग माने पागल कुत्ता, मैड डॉग, किसी व्यक्ति को दुर्भाग्यवश काट लेता है, तो रैबिट डॉग के सलाइवा में जो वायरस है वो हेल्दी व्यक्ति के स्किन में डायरेक्ट चले जाता, बीच में कोई एजेंट नहीं है, और फिर उस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता। कॉन्टॅक्ट विथ सॉइल म्हणजे समजा बोट कापलेलं असेल, स्किन रप्चर झालेली असेल आणि मग आपण बगीचात काम केलं, तो मातीमध्ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटॅनी नावाचे स्ट्रिक्टली एनारोबिक बॅक्टेरिया असतात। तो जर कटलेलं बोट असेल, घासलेलं बोट असेल आणि या मातीचा संपर्क आला तो क्लोस्ट्रिडियम टिटॅनी शरीर में जाते और फिर टिटैनस होता। टिटैनस का दूसरा नाम लॉक जॉ है, कारण हा जो बैक्टेरिया है ना क्लोस्ट्रिडियम टिटॅनी, हा स्ट्रॉंगेस्ट मसलवर अटॅक करतो आणि स्ट्रॉंगेस्ट मसल असतात मॅसेटर मसल ऑफ द जॉ, तो जॉ लॉक होतो। मराठीत याला धनुर्वात म्हणतात टिटॅनसला, कारण पाठीचे जे स्नायू आहे ते स्पाझम मध्ये जातात। तो टेबल वरती पेशेंट जेव्हा फ्लैट झोपतो ना, जब टेबल पे पेशेंट सोता है तो थोड़ा सा ऐसा उछाल आता है बीच में, धनुष के जैसा, इसीलिए उसको धनुर्वात कहा है। नाउ ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन, मतलब कि माता को अगर डिसीज है तो उसकी कोख में जो बच्चा है उसको प्लासेंटल ब्लड से होना, दैट इज ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्किन इनॉकुलेशन, कॉन्टैक्ट विद सॉइल, ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन, इनसे जो फैलाव होता दैट इज कॉन्टेजियस। नाउ नॉन कॉन्टेजियस मतलब फैलता तो है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, बट दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, बीच में कोई एजेंट जरूरी है दैट कैरी द इन्फेक्शन। तो नॉन कॉन्टेजियस मध्ये वेहिकल बॉर्न, पानी के जरिए, दूध के जरिए, कंटेमिनेटेड फूड के जरिए, सो दैट इज वेहिकल बॉर्न। फॉर एग्जाम्पल डायरिया, गैस्ट्राइटिस, कॉलरा, टाइफॉइड, ये सारे
कंटॅमिनेटेड वॉटर, कंटॅमिनेटेड फूड इनसे फैलते हैं. सो पहा, पाणी दूषित झालं, अन्न दूषित झालं, दूध दूषित झालं आणि याच्यामुळे इतरांना जर झालं तर दॅट इज व्हेहिकल बॉर्न. आता एखाद्या व्यक्तीला समजा टाइफॉइड है, तो उसके मलमूत्र में जो बैक्टीरिया है वो अगर पानी को कंटेमिनेट करे और ऐसा पानी जिनके पीने में आए उन सबको टाइफॉइड तो होगा. तो दैट इज व्हेहिकल बॉर्न. नाउ वेक्टर बॉर्न. वेक्टर is an animal that transmit the disease from infected to healthy person. Most of the time they are mosquito, the insect. For example, dengue is transmitted from infected person to healthy person via Aedes aegypti mosquito. Filariasis, ज्याला elephantiasis किंवा हत्तीपाय म्हणतात, तो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन जातो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो. इसका मतलब अगर मॉस्क्यूटो को कोई कंट्रोल करे तो डिसीज का स्प्रेड नहीं होगा. डेंगू फैलाने वाला मच्छर ही चिकनगुनिया को फैलाता है. 2-3 साल पहले चिकनगुनिया का एक हैवॉक हुआ करता था. सो डेंगू, चिकनगुनिया. मोस्ट फेमस इज मलेरिया. ही होता थंडी वाजून ताप येणे. तो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन मलेरियाचं ट्रान्समिशन करतं अ काइंड ऑफ मॉस्क्युटो कॉल्ड फिमेल अनाफिलिस मॉस्क्युटो. आपल्याला या चॅप्टर मध्ये सेपरेट मलेरिया शिकायचा आहे, तेव्हा आपण याबद्दल डिटेल मध्ये बोलू. तो व्हेहिकल माने पानी के जरिए, अन्न के जरिए, दूध के जरिए. वेक्टर माने इंसेक्ट के जरिए. एयरबॉर्न. अब एयरबॉर्न कैसा रहता है कि जब पेशेंट खांसता है तो जो ड्रॉपलेट्स उड़ जाते हैं, ड्राई ड्रॉपलेट्स, वो हवा के जरिए दूर 40 फीट तक भी जा सकते. ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अलग है. ये हार्डली 1 मीटर के एरिया में ही गिरते क्योंकि दे आर हेवी. बट जो लाइटर रहते वो हवा के जरिए जाते. तो एअरबॉर्न हा नॉन कॉन्टॅजियस असतो. आता फोमाइट बॉर्न म्हणजे आर्टिकल हैंडल्ड बाय द पेशेंट. सपोज किसी व्यक्ति को लेप्रोसी है और वो लेप्रोसी एडवांस है, मतलब इन्फेक्शियस बन गई, तो उसके हाथ का पेन, मार्कर, बुक, चाय का कप, उसके वस्त्र, उसका टॉवेल, उसका मोबाइल, तो ये जो आर्टिकल है उसके जरिए भी दूसरों को डिसीज हो सकता. साबुन. तो आर्टिकल से जो होता वो फोमाइट बॉर्न. देन अनक्लीन हँड्स अँड फिंगर्स. फूड हँडलर्स जे असतात त्यांनी जर पर्सनल हायजीन नाही ठेवली तर त्यांच्यामुळे बरेच लोकांना डिसीज होतात. आपण टायफॉइड मध्ये एक मेरी मॅलन नावाची लेडी होती जिला तिचं निकनेम टायफॉइड मॅरी आहे, ते आपण डिटेल मध्ये पाहू. तो जे कम्युनिकेबल डिसीज है वो फैलते समय अगर एजेंट की जरूरत नहीं तो फिर कॉन्टैजियस. और कॉन्टैजियस फैलने के 5 तरीके. अगर दोनों के बीच में एजेंट की जरूरत है तो कम्युनिकेबल, नॉन कॉन्टैजियस. उसके फैलने के 5 तरीके. अब हम जानते कि ये सब तो एनसीईआरटी में नहीं है, पण आपल्याला कुठलाही टॉपिक इतका डेप्थ आणि डिटेल मध्ये पाहायचा की मग पुढे मेडिकल एस्पायरंट्स जे तुम्ही आहे तर फ्युचर कोर्स मध्ये काही प्रॉब्लेम नाही केला पाहिजे. बरेच सारे विद्यार्थी फर्स्ट इयर एमबीबीएस चे येऊन फीडबॅक देतात कि अपन जे 11वी-12वी खूब डिटेल मध्ये शिकलो, मतलब वॉट एवर द पोर्शन इन डेप्थ वी हैव कंप्लीटेड, तो सर उस वक्त हमको जो है उसकी कीमत नहीं थी, बट अब पढ़ते समय लग रहा है कि वो बहुत काम की चीजें थी. तो ये सब हो गए कम्युनिकेबल माने इन्फेक्शियस. अब नॉन इन्फेक्शियस मतलब नॉन कम्युनिकेबल.
इनसे कोई डर नहीं, इसका फैलाव नहीं होता। जैसे डेफिशिएंसी, एवरीवन नोज विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। अब एक व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस है तो दूसरे को नहीं होता। या फिर कोई हार्मोन थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन की अगर किसी प्रौढ़ व्यक्ति में डेफिशिएंसी है तो मिक्सोडेमा माने गर्ल्स डिसीज, तो एक का मिक्सोडेमा दूसरे को नहीं होता। या फिर वेरी सिंपल एंड नोन टू एवरीवन, इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजेस डायबिटीज मेलाइटस। तो एक को अगर डायबिटीज है तो उसके संपर्क में रहने वाले को कभी डायबिटीज नहीं होता। तो ऐसे डेफिशिएंसी डिसीजेस आर नॉन कम्युनिकेबल। सेकंड इज डीजनरेटिव, बुढ़ापे की वजह से होने वाले रोग, जैसे बूढ़े व्यक्ति को कैटरैक्ट होता है, मोती बिंदु, या हाई ब्लड प्रेशर रहता, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों में जोड़ों में दर्द रहता, तो इसका फैलाव नहीं होता। तीसरा नॉन कम्युनिकेबल है एलर्जीज। इस चैप्टर में इम्यूनिटी में मैं एलर्जी बहुत अच्छे से बताऊंगा, इट्स अ सेपरेट यूनिट। किसी को किसी कॉस्मेटिक की एलर्जी हो सकती, किसी फाइबर की हो सकती, किसी न्यूट्रिएंट की एलर्जी हो सकती। तो एक को अगर कोई एलर्जी है तो उसका फैलाव नहीं होता, इट्स नॉन कम्युनिकेबल। कैंसर, इट्स अ सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड, मैलिग्नेंसी। तो कैंसर जिस व्यक्ति को है उससे दूसरों को नहीं होता, इट इज नॉन कम्युनिकेबल। सर्टन मेंटल डिसऑर्डर्स है, मे बी न्यूरोसिस, साइकोसिस। तो एक व्यक्ति को अगर मेंटल डिसऑर्डर है, डिसीज है, तो दूसरों को नहीं होता। तो वो सिर्फ कहावत है, पागल पागल को पागल करता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। नाउ फिजिकल डिसीज माने इट्स अ काइंड ऑफ ट्रामा, म्हणजे ऍक्सिडेंट, सुजरिंग करावं लागतं, या फिर फ्रैक्चर से, डिसलोकेशन से, ये सब। आता का हम लोगों ने डिसीजेस को इतने डिटेल में क्लासिफाई किया है, इट्स अ सेपरेट ब्रांच कॉल्ड नोसोलॉजी। और अब आप कोशिश करो, मुझे ऐसा डिसीज बता दो कि सर वो एक चार्ट में नहीं आता। अब डिसीजेस का क्लासिफिकेशन हो गया। अब मेरा अगला जो लेक्चर होगा, तीसरा, वो होगा ऑन इम्यूनिटी। देखो, मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए ये एक फाउंडेशन है, और मैं इतने अच्छे तरह से इम्यूनिटी आपको बताऊंगा कि लाइफ लॉन्ग आपको इम्यूनिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इट्स अ रियल वेल्थ। थैंक यू, गॉड ब्लेस।